खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें मुल्क में तहरीक दमाद जो है इस बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, क्या ये सिलसिला आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है, या इसमें हुकूमत जो है अपने आप को बचा पाएगी। इसके बाद अपोजिशन एक एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुकी है और कीमतें बताया जा रहा है कि कीमतों की वजह से वो बड़े परेशान हैं। इसके साथ हुकूमत ने IMF के क्या मुतालबात तस्लीम कर लिए, उनकी तरफ से भी एक आई है रिपोर्ट के बड़े बेहतरीन जगह पर पहुँच चुके हैं। मुज़ाकरात तो कहाँ पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ तालिबान की हुकूमत को क्यों आलमी सतह पर अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। बहुत से मुल्कों की मीटिंग हुई रशिया में, मगर कुछ हुआ नहीं। बड़ी साहब, ये तहरीक अदम एतमाद आई है और अभी इसका नतीजा तो निकलना है, लेकिन आपके पास अंदर की क्या खबर है, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर आपने अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत बचा पाएगी। जब बचाने वालों को भी आप साथ डुबोने की कोशिश करें तो फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो ख़ुसूसन बलूचिस्तान में काम चल रहा है, जब हुकूमत के अपने अरकान आधे से ज़्यादा उनसे नाराज़ है जाम कमाल से और सख्त नाला है। यहाँ तक कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके 5 लोगों को असम्बली में पहुँचने नहीं दिया गया और 33 और 34 के करीब लोग थे। उसूलन तो अदम एतमाद हो गई है। देखें, जब एक दफ़ा एतमाद का फुकदान हो जाए ना, फिर हमेशा फासले सिमटते नहीं, फासले बढ़ते हैं। ये बलूचिस्तान से मेरा ख्याल है सिलसिला चलेगा और दीगर जगहों पर भी जाएगा। इस्लामाबाद भी इसके असरात नज़र आएंगे। नताइज क्या होते हैं वो तो मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने गुजारिश की है एतमाद का फुकदान हो जाए तो फिर हर बात में शक्को शुबे जन्म लेते हैं। लेकिन बड़ी मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, ये एतमाद पैदा क्यों होता है और कैसे होता है, और फिर ये गायब कैसे हो जाता है? ऐसे ये होता है कि मुझे इस सीट पे बिठाने में काजी सईद साहब का 90% किरदार है। काजी सईद साहब का 90% किरदार है। उन्होंने मेरे पे बड़ी मेहरबानी है की, शफकत की, मोहब्बत करते हैं मुझसे। बारिश आई तो उन्होंने मेरे सर पे छतरी रख दी, अंधेरी आई तो उन्होंने मुझे महफूज मकाम पर ले गए, मुझे लोग खाने के लिए भागे तो उन्होंने दीवार बन के आगे आगे मुझे सेव कर लिया। अब मैं काजी सईद को गिराने पे आ गया। तो जब काजी सईद को गिराने पे आ जाऊंगा और आप अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं रहूंगा, तो फिर एतमाद का फुकदान हो जाता है। फुकदान में क्या नताइज होते हैं देखें ना। आज जो स्पीकर बलूचिस्तान में खुसूसन कर रहे हैं चेयर, वो खुद उनसे नाला हैं। अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत उनसे नाला हैं। इस दौरान उन्होंने पिंडी में भी चक्कर लगाए, नाकाम गए। वज़ीर आज़म साहब से भी मिल के गए तो मज़ीद नाकामियाँ उनका और हिस्से आई और अपोजिशन की तादाद और बढ़ गई। बादिउल नज़र में अभी तक जितनी नंबर गेम सामने आई है, तो मेरा ख्याल है जाम कमाल साहब का बचना मुश्किल है, लेकिन सियासत है, इधर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मलिक साहब, ये कोई जो एतमाद है, ये अब सारा इकट्ठा होकर किस तरफ जाएगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये तो मेरा ख्याल है जो एतमाद इकट्ठा करते हैं और किस कीमत पे करते हैं वो अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं। उसकी कीमत होती है वो आप लगा देते हैं। मगर मुझे बताएं, ये 2021 की दुनिया है। आप माशाल्लाह हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने लिटरेचर पढ़ाया है। कोई ऐसा भी निज़ाम आया जिसमें MNA MP गुम हो जाए? 5 बंदे वहाँ शोर डाल जी कि 5 बंदे साढ़े गुआच गए हैं। अब एकदम खबर आ गई नहीं एक बंदा आ रहा है, और आप ये ऑन रिकॉर्ड 22 दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, उस पर मेरी असेंबली के बंदे शोर नहीं है कि उनके बंदे गायब हो जाएंगे, बंदे उठा लिए जाएंगे। मतलब मुझे तो ये तरक्की अपनी नहीं समझ आ रही है कहाँ। मतलब इसका मुझे आप जवाब देना। कोई दुनिया का ऐसा निज़ाम है, मेरे दोबारा सुन लें, दुनिया में कोई ऐसी असेंबली हो सकती है, अवाम का ऐसा नुमाइंदा हो सकता है जिसकी अपनी गुमशुदगी का मसला बन जाए? इस पे आप क्या कहते हैं? आपने हमारी शानदार रवायात की तरफ इशारा कर दिया। मैं सिर्फ आपको 2 बातें बताता हूँ। एक तो आपको पता है इकट्ठा कैसे किया जाता था, लोगों को ये भी याद है, और आपको ये भी याद है कि यहाँ पर ये भी हुआ कि कुछ सहूलियात के साथ अद्वियात भी फराम की जाती थी जब नो कॉन होता था। मगर मेरे साथ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार अब्दुल खेतरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हुजूर, एक तो ये बताएं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? दोनों अतराफ़ में अभी जाम कमाल साहब भी TV पे एतमाद का इज़हार कर रहे थे, तो क्या होने जा रहा है, और बुनियादी तौर पर आपकी जो नाराज़गी की वजह है वो क्या है सरदार साहब?
शुक्रिया जनाब। ऐसा है कि अभी हमारा असम्बली का इजलास चल रहा है और इस वक्त मैं अपने चैम्बर में हूँ, असम्बली में हूँ। तकरीबन फैसला तो आज हो गया। 65 के ऐवान में जो मौजूद थे तकरीबन 35 स्पीकर के साथ 35 आदमी, उन्होंने जाम साहब पर अदम इत्मीद का इजहार कर दिया। जो करारदाद है अभी उस पर बहस हो रही है, तो इंशाल्लाह 25 तारीख को डिवीज़न होगा और उसमें जो है ना बाज़ाब्ता इसको काउंटिंग होगी और सिलसिला होगा। गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे जो हमारी वजूहात थी, हम पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि वो एटीट्यूड था। बुनियाद ये बलूचिस्तान है, यहाँ की मुनफरद सियासत है, इसका अपना एक सिस्टम है और यहाँ पॉलिटिक्स के साथ साथ ट्राइबल सिस्टम और लोगों को इज़्ज़त देना ये बुनियादी चीज़ है। बाकी चीज़ें इतनी सेकेंडरी हो जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान में इस वक्त हालत ये है जो आज हमने चार्ज फ्रेम किया है कि बदअमनी है। 8-8 दिन छोटे बच्चों की लाशें रेड जोन में रख के लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने मेहरबानी की है, उस पर FIR भी काटी है और उसको कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार वगैरह के खिलाफ सस्पेंशन भी हुई है। तो जाम साहब एक हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, एक कबाइल के वो हेड है। मैं उसके बहुत करीब था और मैं बार बार उनको ये बताता रहा कि जनाब ये प्राइवेट क्या पॉलिटिकल ऑफिस है, ये एक डिक्टेटर का दफ्तर नहीं है कि लोग जो है ना इधर आने के लिए 50 बैरियर क्रॉस करें। और उसके बाद फिर सूरत हाल ये थी कि आम पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, हम मुंतखब नुमाइंदे, हम मिनिस्टर थे, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठे होते थे। पता ये लगता था कि जाम साहब तशरीफ ले गए और हम मुंह अपना लटका के निकल आते थे। अच्छा सरदार साहब, गुजारिश ये है सरदार साहब, आपने अब आप यकीन करें कि मेरी 1,73,000 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरी कौम है खेतरान कौम, वहाँ पे 2 बेड का अस्पताल है। मैं 3 साल से इनको बार बार गुजारिश कर रहा था, नहीं जी बस आज अगले साल बनाते हैं, अगले साल बनाते हैं। सूरत हाल ये हुई कि उस्मान बुजदार साहब जो मेरा हमसाया है CM पंजाब, उसने मेरे फाते पर, वालदा की फाते पर आया और उसने मुझे हॉस्पिटल दिया 25-30 बेड का। अब 25-30 करोड़ का एक हॉस्पिटल, और उसकी जगह पे क्या है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 60 करोड़ का फी हल्के में, मतलब 50 अरब रुपए उस पर जा रहे हैं। जहाँ पे सेहत की सहूलत नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन की सहूलत नहीं है, वहाँ आप यूरोप की तरह या अमेरिका की तरफ पे अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे तो मेरा ख्याल है वो पैसे का ज़या है और वो एक अपनी एक अलग जो है ना एक वो अपने फैसला है। तो हम बार बार इनको भट्टी साहब अभी खितरान साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ा एक जनून बात की है कि जी 2 बेड का हॉस्पिटल 1,73,000 लोग हैं। तो वो भी बुजदार साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने अप्रूव कर। बुजदार साहब को अप्रिसिएशन देने के लिए आपके पास इतना मवाद है कि 50 बलूचिस्तान की असम्बलियाँ टूट सकती हैं। वाकई बुजदार साहब ने बहुत मेहनत की है अंत तक, बल्कि उनके बड़े करीबी लोग आजकल अहम अदारों में भी जा रहे हैं। बुजदार साहब की मेहनत का तो रिकॉर्ड आएगा। लेकिन सरदार साहब का मौक़िफ़ ठीक था। काजी साहब, अगर आप मुंतखब नुमाइंदों को इज्जत नहीं देते, उनकी 1.5 लाख की आबादी है, 2 बेड का अस्पताल है, तो एक अरसा दराज से हमारे वहाँ वज़ीर आला साहबान आते हैं, लेकिन अवाम बलूचिस्तान की क्यों महरूम रहती है बुनियादी हकूक़ से? आखिर इनका भी तो हक़ है ना यार, बलूचियों का जितना लाहौर का हक़ है हम पाकिस्तान। लेकिन भट्टी साहब मेरा आपसे और दोनों से सवाल है, हमारा शायद रब्ता दोबारा भी होगा उनसे। ये मुझे बताएं भट्टी साहब के जाम कमाल साहब बताया जाता है जाम कबीले के सरदार हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब मोहतरम जो है वो खेतरान कबीले के। तो हम जब भी हुकूमत होती है इन ट्राइबल चीफ्स की होती है, एक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, मगर कभी तकदीर आम बलोची की नहीं बदली। नहीं देखिए काजी साहब, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना आते तो सरदार हैं। कमो बेशतर जो मेरी इतला है कि जितने भी अमीर लोग हैं इनके कोयटा के साथ कराची, लाहौर या दीगर मुल्कों में भी अच्छी होती है, लेकिन आवाम के लिए ना सड़क है, ना तालीम है, ना स्कूल है, ना साफ़ पानी है, ना बुनियादी सहूलतें हैं। जब तक याद रख लें आप, इस मुल्क में आम शहरी जो 95% पॉपुलेशन है उनको हकूक़ नहीं देंगे, उस जगह अमन नहीं हो सकता। मैं ये सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ कि जाम साहब चले गए, खेतरान साहब आ जाते हैं, कोई और आ जाता है, जो भी हो लीडर ऑफ द हाउस आएगा, आप समझते हैं कि जो आम बलोची है उसकी तकदीर बदलेगी?
नहीं काजी साहब किस तरह बदलेगी? मैं सरदार साहब की तारीफ़ करूँगा, उन्होंने उनमें मुकम्मल मुझे ऑनेस्टी नज़र आई। अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी है तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि यार हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा अपना एक ट्राइबल है। मैंने उन्होंने पर्सनल केस लड़ा है कि हमारी कना है, हम सरदार लोग हैं, हमें महसूस ही नहीं हो रहा हम सरदार हैं। तो इसमें तो मेरा उन्होंने कोई रियाकारी नहीं की। जो हमारा जर्नलिस्टिक पॉइंट होता है ना, ये डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा कहीं ना कहीं फंडामेंटली हमें जमहूरियत का जो तस्वर है ना हमारा, उसमें डेफिनेटली गड़बड़ है। लेकिन यार देखें ना, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जनाब एक का सरिया आ गया, बी के दरमियान सरिया आ गया, जो एक सरदार साहब के जो है वो दूसरे को अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, दूसरा पहले को नहीं। खितरान साहब फिर हमारे साथ हमारा राब्ता हुआ कायम हुआ। भट्टी साहब आपको सवाल। खितरान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जनाब। अच्छा खितरान साहब, आप बड़े दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं। आज इतलात ये भी थी कि आपके 5 लोग शामिल नहीं हो सके, और जाम कमाल साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझसे ज़ाती फ़ायदे लेने चाह रहे थे, जबकि इन दिनों में हमने न्यूट्रल राय देखी तो जाम कमाल साहब पर बड़े संगीन इल्ज़ाम आता है। आपका उनसे बेसिक एतराज़ है क्या? आप वो जाते हैं तो कौन सा लीडर है जो बलोचिस्तान के आम शहरियों के मसाइल हल करेगा? देखें, मैंने अभी जैसे शुरू में अर्ज की ना कि एटीट्यूड की बात है। यहाँ हर कबायली, ये यहाँ जो भी मेंबर बैठे हैं किसी न किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासत से, पंजाब, सिंध और केपी की सियासत से बहुत अलग है। यहाँ सब इज़्ज़त के लिए आते हैं, इज़्ज़त के भूखे, जो कि ये डिलीवर नहीं कर सका डे 1 से। हम इसको समझाते रहे, बल्कि जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इनके बहुत करीब था और मैं बार बार समझाता था, लेकिन उनकी शायद समझ में अक्ले कुल थे, समझ नहीं आ रही थी, तो आज ये मकाम बन गया जी। तो अच्छा, बाप पार्टी के कितने लोग हैं और क्या आप समझते हैं आपके कल मजीद लोग अगर आज गुम हुए हैं या पहुंच नहीं सके, उसमें जाम कमाल साहब का आता है या किसी और का हाथ है कि आपके मेंबरान असम्बली जो अपनी असम्बली में नहीं पहुंच सके, तो उस बलूचिस्तान में आम शहरियों का क्या हाल होगा? जी मैं और तो किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। अगर हमारे लोग नहीं पहुंच सके या नहीं आए तो उसका डायरेक्ट जाम साहब जिम्मेदार होगा, क्योंकि हुकूमत जाम साहब की है। इस वक्त तक 4-5 दिन मज़ीद उसकी हुकूमत है, और हमारा जो 4-5 साथी हैं वो असम्बली तक नहीं पहुंच सके। क्या वजह है कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब है कि हमने किसी इदारे को टारगेट नहीं किया है, बल्कि इसकी डायरेक्ट जो है ना जाम साहब की हुकूमत जिम्मेदार होगी। और इसी तरीके से अगर हार्स ट्रेडिंग की गई तो इसके खिलाफ हम कोर्टों में भी जाएंगे, अवाम में भी एहतजाज करेंगे, और असम्बली के फ्लोर पर भी। देखें, आप 65 के ऐवान में आपके पास आज उन्होंने खाना किया है, टोटल 17-18 आदमी थे, तो अखलाकन जवाब ये बनता है कि आप स्टेप डाउन कर जाए। लेकिन शायद वो उनको पता नहीं क्या है कि सरदार साहब आपकी तरफ से जो लोग तहरीक पेश कर रहे हैं उनमें कुछ इल्ज़ाम आते हैं, फाइनेंशियल भी हैं, माली बदनवानी के भी इल्ज़ाम आते हैं, वो क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? जी इस वक्त हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। इस वक्त माली बेकादगियों का हम किसी को ना किसी की करप्शन की बात करेंगे, ना माली बेकादगियों की बात करेंगे। जब ये स्टेप डाउन हो जाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, फिर आप मीडिया के सामने हम एक एक चीज़ लाएंगे। इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इतने बड़े बड़े ब्लंडर हैं। अच्छा खतरान साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं ब्लंडर हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जितने जाम कमाल साहब कहते हैं जितने मैंने काम किए हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए। कुछ लोग पैसे लेके मुझसे काम करवाना चाहते थे तो इसलिए मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? नहीं, काम कराने की जहाँ तक बात है, मियाँ अपने मुँह मियाँ मिठू कोई भी कौन कहता है कि अब मैं कहूँगा कि जी मैं सही हूँ, वो कहेगा वो सही है। और पैसे यहाँ की रिवायत नहीं है। पैसे, अच्छा अगर किसी ने पैसे लिए भी तो इसने अपनी जेब से तो नहीं दिए। अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अपने 2 मरीजों के लिए से पैसे लिए या 4 बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए पैसे लिए, तो वो इस सूबे के लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे हैं, जो इसको बहैसियत क़ायद ऐवान इस सूबे की असम्बली ने अख्तियार दिया था। अब अपनी जायदाद अगर उन्होंने 1 फुट बेच के किसी को पैसे खिलाए हैं या किसी का दस्तरखान इसने चलाया, फिर तो इसको सलाम है, क्योंकि फिर ये तो फिर हो गया। फिर तो राज़िक का मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता कि राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है।
फिर तो ये जाम कमाल पूरे ये असम्बली के जो मौजूद मेम्बरान बैठे हैं ये आम थे, हम लोगों का राज़िक ये था, तो नौज़बिल्ला फिर हम इसी को सजदे करें, हम अपने रब को क्यों सजदे करें कि राज़िक ही हमारा यही है, तो फिर हम ये इस बातों पे ये देखें, ये गलत मैं झूठ की बात तो नहीं कहूँगा, ये हर मोड़ पे अभी गलत बयानी पे आया हुआ है। जैसे आपके चैनलों पे उसने खुद कहा है कि मेरे पास 25-26 आदमी हैं, फिर कहता है मुझे अक्सरियत है, फिर इस 65 के ऐवान को वो कहता है कि जी ये 40 का ऐवान है, मतलब 25 जो इसके हैं, अब क्या कहते हैं अपोजिशन के हैं, उनको ये काउंटी असम्बली का मेंबर ही नहीं मान रहा है, तो हम अभी इसको क्या कह सकते हैं? सरदार साहब एक आखिरी सवाल इसके बाद मेरे साथी करेंगे, क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जाम कमाल साहब की पुष्ट पे खड़े हैं, उन्हें पूरी सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं? गुजारिश यह है कि जहां तक इमरान खान साहब का सवाल है, वो किसी फ़र्द वाहिद के वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे एलाइज़ हैं। बाप पार्टी की आज सदारत तब्दील हो चुकी है, मीर ज़हूर लैडी उसका कायम मकाम सदर है, और इमरान खान को बाप पार्टी वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, ना कि एक सिंगल शख्सियत जाम कमाल कर रहा है। इसी तरीके से हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि जो अपनी अक्सरियत खो चुका है, मेहरबानी करके उनको कहें के स्टेप डाउन करें। अगर वो उनको यकीन नहीं आता है तो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले आएँ, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, एक तरफ जाम कमाल के जो हिमायती हैं वो बैठ जाएंगे, एक गैर जानिबदार आदमी काउंटिंग कर ले, उस काउंटिंग में अगर हमारी अक्सरियत थी तो जाम साहब स्टेप डाउन कर जाएं। सरदार साहब आपने भी फरमाया कि अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है सूबे में तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, और जाम साहब उस हुकूमत के हेड हैं। आज आपके 5 बंदे मिस थे, उसमें से एक साहब आ गए, तो ये जो 4 बंदे आज मिस हुए हैं ये किसके खाते में जाएंगे और इस पे आप क्या करेंगे? ये को पाकिस्तान की शहरी भी हैं, मेरे नुमाइंदे भी हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 5 घंटे के लिए मिसिंग हुए हैं, तो आपका क्या लाया अमल होगा इस पर? आप इसको मतलब खामोश हो जाएंगे इस पर? सवाल ही नहीं उठता है जी खामोशी का। ये जो अहले इक़्तिदार होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है, और इस वक्त जाम साहब की हुकूमत है, ये हमारे 4 साथी अगर नहीं पहुंचते तो हम हर एंड पे इसके हर अंजाम तक हम जाएंगे। अदालतें हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अवाम हैं, हम पार्लियामेंट हैं, हम एहतजाज भी करेंगे, हम धरने भी देंगे, और हम कोर्टों में भी जाएंगे इस जाम साहब की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि जाम साहब की हुकूमत है, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जाम साहब है, तो मैं समझता हूँ कि इसका डायरेक्ट जिम्मेदार जाम साहब है। ये कबायली मुआशरा है, यहाँ से कबायली दुश्मनियाँ शुरू होंगी, यहाँ कबाइल के सिलसिले शुरू होंगे। मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ की कि यहाँ ट्राइबल सिस्टम ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, आपका जो नुक्ता नज़र है बड़ी सराहत के साथ सामने भी आ गया। बहरहाल जमहूरियत है और अगर आपके साथ लोग हैं तो हक आपका है वहाँ हुक्मरानी का। लेकिन थोड़ी सी मैं उस पर बात करके फिर अपोजिशन के एहतजाज पे बड़ी साहब जाते हैं। एक जो कबायली निज़ाम है, हज़ारों साल पुराना निज़ाम, और दुनिया आगे भी बढ़ी है, और हमें अपनी तारीख़, अपनी रवायात से बड़ी मोहब्बत भी है। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपने म्यूज़ियम में रख दी हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, डेवलप भी करती है भट्टी साहब, तो हम उस माजी में जीते रहेंगे? भाई साहब बदकिस्मती ये है, देखें खाक में वक़्त कोई भी हो, सवाल उससे होगा कि तुमने अवाम के लिए क्या किया। सरदार का होना काबिल एहतराम है, लेकिन जब आप किसी भी सूबे के वज़ीर आला होते हैं या किसी मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, हम माजी को तो देखते हैं लेकिन हाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर जमहूरियत का हुसन ये है कि अगर जाम कमाल साहब के पास अक्सरियत है तो यकीनन अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अगर अक्सरियत नहीं है, अगर आपके मुंतखब नुमाइंदे ही आपके साथ नहीं हैं, आपका साथ छोड़ चुके हैं, या नंबर गेम में आप पूरे नहीं हैं, तो उसका एक तरीका ना कि स्पीकर दूसरे हाउस का आ जाएगा, जो नया मुंतखब नुमाइंदा आ जाएगा। लेकिन असल बात है जो भी आए अवाम को तो उसके हकूक़ दे। हम तो चाहते हैं बलोचिस्तान में आम शहरियों को कम से कम पानी हो, उसके घर तक सड़क हो, उधर उसके इलाके में हस्पताल हो, स्कूल हो, और उन्हें रोज़गार मिले। बलोचिस्तान रकबे के में सबसे बड़ा है और हमेशा उसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन वहाँ इसमें वहाँ के हाकिम वक़्त भी जिम्मेदार रहे हैं।
मलिक साहब ये क्या एक बात ये भी है कि नुक्ते आगाज़ है, इसके बाद पंजाब में भी आएगी ये अदम एतमाद? खबरें तो हैं, इसमें तो पहले से शोर पड़ा हुआ है। आपको पता है नंबर्स को इतने ज़्यादा नहीं, 10-15 का मसला है, तो मुस्तकिल 3 साल की कहानी है। काफली कभी आपको वननेस नज़र नहीं आई। एक महीना वो 200 होते हैं, एक महीना दुश्मन होते हैं। अंदर बेशुमार पार्टी के अंदर कितनी पार्टियाँ बनी हुई हैं। भट्टी साहब आपके सामने बैठे हैं, गवर्नर साहब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ, ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तरीन साहब का ग्रुप का आपको पता है, अपने हमारे जो अलीम खान साहब हैं वो एक खामोश ग्रुप है। हमारे एक वज़ीर ख़ारजा वहाँ बैठे हैं, उनके कुछ चाहने वाले हैं। पंजाब साउथ का एक अलग ग्रुप है। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और डेफिनेटली मुझे लगता है पंजाब अब आप समझते हैं कि ये जो एतमाद की पोटली है किसी के भी हाथ आ सकती है, बस ये और ये पोटली जो है उनसे। मगर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है काई साहब, आप मैं दोनों से पूछता हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसा एक मौसम आता है, एक बारिश होती है, एकदम हमें पता चल जाता है ये बंदा करप्ट है, नाहल है, इसमें सरी है। 2-3 साल हमें पता ही नहीं लगता। ये हमारी बड़ी मुस्तकिल एक मिजाजी है। ये क्या होता है, एकदम ही हमें पता चल जाता है? देखिए, पता सबको होता है, ये नहीं होता कि पता नहीं होता। जब बिगड़ जाते हैं तो फिर बातें सामने आती हैं। नवाज शहबाज साहब की हुकूमत मेरी अर्थ सुन ले, 8 साल रही, 8 से लेके 18 तक कोई स्कैंडल नहीं आया। गए तो अरबों के आगे ना, टीटी वो गलत है ये सही, में उस बहस पे नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ शहबाज साहब से ज़्यादा बुज़दार साहब के बारे में इंकशाफात आएंगे, ये मेरा बात याद रख लें। और उनके साथ काम करने वाले अहम अदारों को जाके सबूत दे चुके हैं। हाँ, फैसला ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कहाँ से होना है। भट्टी साहब, क्योंकि एक ब्रेक है मलिक साहब, वो तो दूसरे सूबों में हॉस्पिटल बना रहे, इतना बड़ा आदमी तो पाकिस्तान में आए नहीं, पंजाब में। आप कह रहे हैं एक ब्रेक है, बस इसी बात पे हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे कि जमात में हमेशा एक हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। कोई ऐसा आदम एतमाद भी आएगा कि जिसके नतीजे में आवाम भी जीत सके कभी, या आपस में खवानीन और कबायली ट्राइबल चीफ या सरमाए की दौड़ में लड़ने वाले और भागने वाले वही जीतेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अपोजिशन क्यों एहतजाज कर रही है और ये महंगाई की इस कदर क्यों परेशानी एकदम से पैदा हुई है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अपोजिशन का एहतजाज शुरू हो चुका है, जल्द से जुलूस फिर से आ गए हैं। कैसे क्या आपका इस पे टेक है? पहले तो बताएं, पहले एक शॉर्ट सुनवा लो। सॉरी, हमजा साहब का, फिर मैं जी। हमजा साहब कुछ कह रहे हैं, वो सुनाइए। हम सब मिलकर आवाम की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। अब फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा। आवाम की आवाज कहाँ पे मिलेगी भट्टी साहब हमें? अच्छा, पहले तो बताएं, वाकई ही आप सच कह रहे हैं इस मुल्क में अपोजिशन है? अभी ये लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में यकीनन मौजूद हैं। अच्छा। ये इसका एक ओहदा होता है, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तनख्वाह होती है, बाकायदा मिनिस्टर का स्टेटस, मिनिस्टर का स्टेटस होता है। अच्छा, तो गालबन एक पीडीएम बनी थी जिसने कहा था कि आर होगा, पार होगा, नहीं रहेगा, ये सिलेक्टेड है। अगर वो 9 जमातें मिलकर जिनके पास इस्तीफे अगर वो दे देते तो हुकूमत 2 दिन भी ना निकालती। उस वक़्त नहीं जा सके इमरान खान साहब इनसे। इमरान खान को मेरी अपनी कल भी राय थी, आज भी है, अपोजिशन का वजूद ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन सारी और सारी एनआरओ के लिए भाग रही है। गरीब का इनके साथ वास्ता कोई नहीं। आप अल्लाह करे कि वो वक्त ना आए जब लोग महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन के सताए हुए लोग जालिमों के लिए बाहर निकलें, जालिमों का मुकाबला करने के। उस वक्त से डरे। मैं अपोजिशन की आज गालबन एहतजाज था, मुझे पता ही नहीं चला एहतजाज है भी कि नहीं। इनसे ज़्यादा ईद मिलादुन नबी की ज़्यादा लोग पहाड़ी देखने गए थे इनके एहतजाज से ज़्यादा। तो अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर अपोजिशन है तो उनके चंद साथी हैं, महंगाई है, करप्शन है और बैड गवर्नर्स है। मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए अपोजिशन जो है इसमें इतना दम हम नहीं। अच्छा मलिक साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा सवाल करूँ। बात हो रही है महंगाई की। कल आपको पता है मैं किसी वजह से छुट्टी पे था, एक दिन मैं नहीं रहा, पता नहीं पीछे आप क्या क्या करवा देते हैं। तो जो महंगाई हुई है इसमें क्या हुआ है? बोटॉक्स के जो टीके हैं वो शार्ट हो गए हैं, बेंटले नहीं मिल रही, या जो प्राडो है वो गायब हो गई है, या जो डिज़ाइनर ज्वेलरी है वो बिल्कुल शार्ट हो गई है, या जो डिज़ाइनर बैग होता है, जो जूते होते हैं डिज़ाइनर लाखों रुपए के, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम बिल बिला के हमारे लीडर बाहर आ गए हैं। काई साहब, एक चीज़ तो साबित होगी, आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट टाइम छुट्टी ना कीजिएगा। तो बहुत नहीं, मैं तो आप पे छोड़ गया था सब कुछ। नहीं, आपने ये सारी चीजें में, ये तो इंतहाई अशियाई ज़रूरियाँ हैं। अब मेरी सुन लें, कुत्तों की खुराक होगी बाहर से। आपने जो सवाल किया था कि अपोजिशन कहाँ है,
तो मैं बताऊँ, मेरी राय है, मैं समझता हूँ अपोजिशन है नहीं है, अवाम बहुत बड़ी अपोजिशन है। हम कोई मतलब मैं कोई एग्जैजुरेट नहीं करता, महंगाई यहाँ पे रही है, सच है, डॉलर महंगा होता रहा है, सच है, बिजली महंगी होती रही है, सच है, यहाँ पंजाब पुलिस को बड़ी कोई गुलदस्ते लेके नहीं लोगों से मिलती थी, सारा कुछ ऐसे था। मगर बात सारी है उसकी इंटेंसिटी की, उसकी शिद्दत की। इस वक्त आपकी आवाम ढूंढ रही है अपोजिशन को। मैं समझता हूँ इनको परफॉर्मेंस करने के लिए 10 से 20 नंबर चाहिए। ये जो भी है, आप उन पर जो मर्जी तनकीद करें, पीपल्स पार्टी हो, नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। भट्टी साहब से आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की दुनिया की वाहद अवाम है जो लॉन्गिंग और रो रही है कि यार आओ हमें कहीं लेके जाओ, हमें इस गन से आप निकाल। अगर ये अपोजिशन इस वक्त भी कामयाब नहीं ना होती तो फिर आप जनाजे ही पढ़। भट्टी साहब, आप BMW में बैठ के मुझे कहेंगे कि जी महंगाई बढ़ी है और मेरी खातिर बाहर आ जाओ। काजी साहब, मैंने अर्ज किया ना, अपोजिशन की तो पोजीशन ही कोई नहीं। और महंगाई जिस दिन इनका इशू होता, आज इमरान खान घर चले गया हो, ये महंगाई के लिए नहीं आ रहे। ये 95% लोगों की भूख प्यास की वजह से नहीं आ रहे, ये NRO के लिए और इक़्तिदार के हसूल के लिए आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी गुर्बत है, बेरोजगारी है। मलक साहब, एक दोस्त है मलक साहब के, कल वो ATM पे गए, एक बंदा आया 30 सेकंड में 55,000 कमा के चले गया। वो वाकया सुनाया तो आपके दोस्त ने जो वाकया सुनाया, मैं कहता हूं मुझे वो दोस्त ने जो देखें, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, करप्शन में, डाकू चोरी में, जरा वाकया सुनाया। मैं कहता हूँ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, दो वाकया पूरी आवाम को सुनाए मुझे, पूरी आवाम को वाकया। ये इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने थोड़ा सा जैली से, हम अंग्रेज है ना, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, तो SOPs का एक लफ्ज़ होता है कि आपने जो काम करना है असूल से करना है। कमाल का असूल है, सबसे पहले आपके गन लगा के, आप गन लगा दी आके, दोस्त जो बताते हैं। वो दोस्त कहाँ गया था, जरा पूरी बात। ये लाहौर शहर की बात है, जो मॉडर्न टाउन अपना ये जो आपकी लिंक रोड है, ये सबसे बिजीएस्ट रोड का वाक़या है, जहाँ पे कम से कम एक वक्त में 500 से 1000 गाड़ी खड़ी होती है। वहाँ पे ATM में ये वाक़या हुआ है। और जनाब पहले एक साहब आए हैं, उन्होंने पंजाबी में आगे सीधी बात की, उसने कहा अगर पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे। ये देखिए अखलाकी तौर पे मैं SOPs की बात फिर आप कर रहे हैं, एक आदमी आपके बकौल बाकी ATM में चले गया, हाँ चला गया, अपने पैसे निकाले, पीछे 2 लोग आ गए, क्या हुआ फिर? एक ने हेलमेट पहना, दूसरे ने मुंह कवर किया, आपके जनाब उन्होंने गन पॉइंट रख दिया और उसको कहा जी आप पैसे निकालें। और इतने समझदार उनके, हमने हाथ नहीं लगाने, ये पैसे भी तुम निकालो और तुम्हारी हमारी जेब में डाल दो। तो फिर जनाब उन्होंने पूछा आपकी लिमिट्स क्या है, और गन पॉइंट पे पूछा, 50,000 की लिमिट है, बच गया, 50,000 चले गए। फिर जनाब बटवा उसका छीना गया, बटवे से पैसे निकाले गए और फ़ोन भी छीन लिया। मेरा दोस्त कहता है मैंने बड़ी अक्लमंदी की, उन्होंने पूछा था तुम्हारी लिमिट कितनी है, मैंने उनको 50 बता दिया, तो शायद उनको तरस आ गया, उन्होंने बटवे से पैसे लिए, इखलाक A1 था, बटवा वापस कर दिया पैसे लेके और मोबाइल भी दे दिया। तो इतनी ऑर्गेनाइज क्राइम है, इतना ऑर्गेनाइज के खिलाफ से इंप्रेस बड़े हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है। शाम रात 9:30 बजे पीको रोड, जो लिंक रोड जो लिंक करती है मेन रोड, दिन दहाड़े वारदात हुई है, तो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, डाकुओं को, करप्ट लोगों को, तो इतनी मार। इखलाक भी देखे ना, इखलाक देखे, बटवा भी वापस कर दिया। पुलिस देखे इस वक्त 406 के मुकदमे में अरबपति बन रही है, सारी नहीं, ईमानदार भी लोग। हमारे एक प्रोफेसर दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार देखें, आप हमें तनख्वाह ना दें, हमें 3 घंटे चलान करने की इजाजत दे दें सड़क पर खड़े होकर। तो हुजूर, अगर आप आम आदमी को TTO की फैसिलिटी नहीं देंगे, ठेके बेचने की फैसिलिटी नहीं देंगे और ऊपर से रोटी भी नहीं देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में नहीं, मैं इसको काजी साहब उन्होंने नई ऑफर लगाई, उन्होंने 3 घंटे से भी किया, 1 घंटा दे दें। नहीं काजी साहब नहीं, आपके दोस्त के साथ ये वाकया जो 55,000 कमा के ले गए डाकू साहब, मोहतरम डाकू किबले काबले इज्जत, क्योंकि आजकल करप्ट लोगों की इज्जत करना बड़ा जरूरी है। अच्छा भट्टी साहब, उन्होंने कितना टाइम लिया? मैं समझता हूँ 40 से 45 सेकंड, दुनिया की सबसे कमाई है। 45 सेकंड में 55,000 कमाए। भट्टी साहब यार थोड़ा हुकूमत की, वेल डन बुजदार साहब, आई लव यू। आप रिजाइन ना कर दीजिए। थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, 55,000 वाले की हम बिल्कुल इज्जत नहीं कर सकते, हमसे 25 बिलियन वाले की बात करें, अगर आपने इज्जत करवानी है तो। ये भाई नहीं, ये क्या 55,000? अच्छा आगे बढ़ते हैं। 30-40 सेकंड में ले गया यार, रात 9:30 बजे। अरबपति की तो और अरब वो नहीं होते। देखे टाइम भी देखे ना, 30-40 सेकंड इनकम कम है। एक फिल्म का डायलॉग मुझे है, मैं उसको तर्जमा कर देता हूँ। एक बंदा दूसरे को गोली मारता है, तो कहता है अबे वो कातिल, तो कहता है तुम जंगों में हजारों और लाखों को मारते हो तो तुम हीरो हो, मैंने एक को मारा है तो मैं कातिल हूँ। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। हजूर ये बताएं कि जरा सुनाएं हमें, हम राना सनाउल्लाह सब कुछ कह रहे हैं।
लॉन्ग मार्च की बात होगी तो मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियां शहबाज शरीफ लीड करते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है मलिक साहब। हाइप क्रिएट कर खबर क्या आपके पास? खबर यही है कि अगर महफिल लग गई और अगर वो भट्टी साहब ने कुछ हमें बताया तो कोई इत्मीनान भी कहीं से आता है, अगर वो आ जाएगा तो वो वापस। भट्टी साहब, अगर कोई थोड़ी सी जगह पेज पे खाली मिल गई हमें तो फिर तो मुझे लगता है उतावले हो जाएंगे हम उस पेज पर पहुंचने के लिए। 2 या 1 दिन की बात है, एग्जैक्ट टाइम नहीं। एक अहम तरीन शख्सियत जिसे तकरीबन 17 मिनट इंतज़ार कराया गया, उससे मुलाकात हुई अहम लोगों की, फिर उनकी मौलाना फजलुर रहमान से भी गुफ्तगू हुई। मुझे लग रहा है कि एतमाद आने वाला है। हाँ, नवाज शरीफ सब नहीं आएंगे। राना साहब ने दरअसल वो गर्मी की ऐनक पहनी हुई थी, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। नवाज शरीफ किस्सा माजी हैं, वो उस वक़्त आएंगे जब इलेक्शन की मुहिम शुरू हो जाएगी या 23 का कोई बरकत वाला महीना आ आप ये कह रहे हैं कि एतमाद की पोटली ना बड़े मियाँ साहब को मिलेगी ना मरियम साहिबा को मिलेगी, फजलुर रहमान साहब को ये एतमाद की पोटली मिल सकती है? मरियम साहिबा तो किस्सा माजी है, वो तो पहले शहबाज शरीफ सब को शिकस्त दें और फिर मैदान में आए। अपोजिशन, मैंने अर्ज किया है, इमरान खान साहब अपनी अपोजिशन आप हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने खिलाफ अपोजिशन को मजबूत करने के लिए कि अनबिलीवेबल। लेकिन फिर भी बदकिस्मती के अपोजिशन में कोई जान नहीं आ रही। निजी महफिल में बैठे थे परसों खास साहब अपने चंद दोस्तों के साथ, ये क्या अहम तरीन शख्सियत का नाम आया, कहता उनका क्या है, मैं जब चाहूँ उन्हें फारग कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता, वो शायद कोई लंदन का था कोई बंदा, मुझे अच्छी बात है, हमें आपको तो, पता भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं पागल हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म चीफ पता रहने दे। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें कहाँ हो रही हैं? वो तो कोई एतमाद का टुकड़ा मिलेगा? नहीं, वो इत्मीनान वो तो उनका कारोबारी इत्मीनान है। अच्छा, बल्कि उन दोनों भाइयों में रिसेंटली एक मुकालमा भी उन्होंने बताया, तुमने उनसे इत्मीनान देने के लिए मुझे कहा था उसको ये नौकरी दो, तो मैंने दे दी, फिर मैंने उसको तुमने बताया था ये नौकरी दो, मैंने तुम्हारे में बनाई गई थी। हाँ, वो थी ना, वो बड़े भाई ने ताने दिए हैं कि तुम्हें फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। जब मगर मैं भट्टी साहब से एक डिसएग्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, जो मर्जी के इनका हक है। मैं आपको ये मेरी राय में आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाब को माइनस नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान की सियासत में पंजाब को माइनस नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ और मरीम माइनस नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ मलिक साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, तालियां लगाएं। बहुत मैंने एंजॉय किया, मगर मैं एक आपको बात बता दूं, पंजाब जो उन्होंने किसी ने वरण दिता नवाज शरीफ साहब को, तो हम भी शो कहीं और करेंगे। हाँ जी, देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। आज अपोजिशन ने, मरियम ने जो रैली निकाली है, इधर से मरी पीसी बूरबन तक गाड़ियां, मलक साहब ठीक कह रहे हैं, वो लीडर है मरियम। वैसे एक बात है कि अगर गाड़ियों का इलेक्शन हो तो शायद ये 2/3 मेजॉरिटी ले जाएं। गाड़ियां तो इनके पास। देखें, अगर आप खाली जुलूस भी ना देखें, जुलूस में देखें, अगर आपके पास एक पर्ची 80 लाख का है, लेकिन बड़ी सवाल ब्रेक पे जाना है। मैंने सुना है कि ये जो फूल बेचने वाले हैं इनकी कारोबार बढ़ने वाला है, क्योंकि टोकरियों और आके खरीदे जाएंगे, बंदा भेजा जाएगा, यार तू 2 बोरियां लाया, फूला नहीं है तो छोड़ साढ़े थे, इनका यानी मैशत में बेहतरी आने वाली है। काजी साहब, फूल भी बेचे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पत्थर भी उठा रहे हैं। लुटेरों की अगर बात आ गई, अगर उन हाथों के जो पत्थर बेजान है, मजबूर है, लाचार है, महंगाई के मारे हैं, बेरोजगारी के मारे हैं, बुनियादी हकूक से महरूम है, उनके हाथों के जब तक पत्थर आता है उस वक्त से डरे। भट्टी साहब, जब तक ये बोटॉक्स अपोजिशन आगे से हटती नहीं, लोग शायद बाहर नहीं आएंगे इंतजार में। मगर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है हमारे जो हमारे स्टेट बैंक के जो हेड हैं, क्या है, गवर्नर हैं, कि जनाब महंगाई तो आलमी तौर पर है। गोया उन्होंने टेस्टली ये कह दिया कि ये महंगाई होनी है और ये आलमी तौर पर है और ये होगी। वो आए थे आज टीवी पर, और हुकूमत और FIA की भी, सॉरी क्या नाम है, IMF की भी एक स्टेटमेंट आई है। क्या होने जा रहा है हमारे साथ मजीद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ मैशतदान और साबिक़ वज़ीर जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं किए देता हूँ, फिर पैनलिस्ट आपसे पूछेंगे। हुजूर, एक डेट ट्रैप में हैं हम, और अभी खबर आई है कि बड़ी खुशियों के शादियाने बजाए जाएँ, IMF से मामला तय हो गए हैं और हम खौफ से काँप रहे होते हैं क्योंकि महंगाई आती है। तो क्या कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, एंड इफ़ यस हाउ? डॉक्टर साहब।
जनाब देखिए, ये डेट ट्रैप के जो मसला है, ये कोई पहला मुल्क नहीं है दुनिया में जिसको ये हुआ है। पाकिस्तान को भी ये पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए जो इक़दामात लेने पड़ते हैं और जो पॉलिसी तब्दील करनी पड़ती हैं वो हम नहीं कर रहे। ये हमारे सिर्फ ख्वाहिशात से या सियासी ऐलानात से ये चीज़ें नहीं चेंज होती। हम हर दफ़ा जाते हैं IMF के पास, तो जो हमारी मईशत की हालत होती है, इतने खसारे होते हैं, वो उसके मुताबिक वो तो एक बैंक की तरह अपनी उन्होंने पैसे वापस लेने हैं, वो तो अपने वो डिक्टेशन देते हैं। अगर पाकिस्तान पहले से सही अपने आप को तैयार करे और पहले से ही हम अपने जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करने के लिए हमने पहले से इक़दामात किए हों, तो फिर उनके साथ अगर एग्रीमेंट होती, हाँ मैं कहता बहुत खुशाइन है। लेकिन इन हालात में मैं कहूँगा ये तो हमारे लिए वो जो डेट ट्रैप के अंदर हम और फंसते जा रहे हैं और मकरूज से मकरूज तर होते जा रहे हैं, और वो जो रास्ता बता रहे हैं वो उसका बोझ सारी कौम के ऊपर होगा, गरीबों पर होगा। सिर्फ हुकूमतें जो हैं वो अपने जो बजट्स हैं और उनको वो बचा कर रखते हैं ताकि वो उन पैसों को उड़ाएं, खर्चें और इलेक्शंस जीतने की करें। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को बरकरार करने के लिए करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त जो IMF के साथ जो समझौता है, मतलब उनके साथ एग्रीमेंट एक आजकल की फाइनेंशियल दुनिया में एक लाजमी जुज़्व है एक मुल्क के लिए जो डेट ट्रैप में हो। मगर जिन हालात में हो रहा है, मैं बग़ैर देखे बता सकता हूँ कि वो जो भी होगा ये प्रोग्राम, ये पाकिस्तान की बका के लिए नहीं होगा। ये हमें वहीं फंसाएगा जहाँ से वो पिछले 3 साल से प्रोग्राम आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ा आर्गूमेंट आ रहा है, हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो सारे कह रहे हैं जी दुनिया में महंगाई है, दुनिया में महंगाई है। मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान के आम आदमी की पर कैपिटा दुनिया के साथ वो भी बराबर करके ये बात जस्टिफाई है कि दुनिया में महंगाई है, लिहाजा हमें ज़िबा कर दिया जाए? जनाब, इक्तिसादी पॉलिसीज़ बनती हैं नेशनल लेवल के ऊपर। ये हमारे के ऊपर जो मेजर्स होते हैं वो हमारी अपनी पॉलिसी को दुनिया की जो हालात हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उससे अलग रखती हैं। ये कहना कि चूँकि वहाँ पर है यहाँ पर भी होगा, ये उसके अगर सर के तेल की कीमत बढ़ गई उसके कुछ असरात पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अपनी पॉलिसी बजाते खुद ही कमज़ोर हो, देखिए ना पाकिस्तान में तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि बजट का खसारा है वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह से बैंक उनको लैंडिंग करते हैं, उससे जो मनी सप्लाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो लाजमी ही इन्फ्लेशन होगी, चाहे दुनिया में इन्फ्लेशन हो या ना हो। इससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। अगर हमारे यहाँ बहुत कम होती, 1-2% पर होती, हाँ मैं मानता हूँ कि फिर उसके बाद जो बैनुल-अक़वामी जो डेवलपमेंट्स हैं उनका असर 1-2% वो भी आ जाता। लेकिन हम जहाँ पर जा रहे हैं, जिस रुख पर जा रहे हैं, ये हमारे सब अपने करतूत हैं, ये सब हमारी अपनी नालायकियाँ हैं और ये हमारी अपनी सियासी ये गेम्स हैं कि हमने जनाब बजट डेफिसिट नहीं करना, हमने ये फलाना जनाब सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम करना है, हमने फलां करना है, हमने ये मैं गुजारिश करूंगा, एक तो ये कंपैरिजन दुनिया से करते हैं जबकि दूसरी मुल्कों में मजदूर की तरह मिनिमम 2 लाख है और यहाँ 400 भी नहीं मिलती। इन्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि वहाँ कम से कम एक मजदूर भी महीने का 1,500-2 हज़ार पाउंड कमा लेता है। दूसरा, आपने फरमाया ये जितने फैसले करते हैं अपनी हुकूमत और सियासी मफाद में करते हैं, तो इसकी कीमत 22 करोड़ आवाम अदा करती है, तो आवाम का क्या कसूर है? आवाम फिर कहाँ जाए अगर लीडर भी उसकी नहीं सुन रहा? देखिए, आवाम को इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इनके अब तो तमाम पार्टियों ने एक दफ़ा कहते हैं ना, बारी इनकी आ गई है, इन्होंने अपने जो करना था कर दिया है। अगर ये उनसे खुश नहीं है, ये तो नहीं कि जो आज जिसकी हुकूमत है इसको छोड़कर वो पुरानों के पास चले जाएं। अभी हम देख रहे हैं यही होगा, ये यहीं पर ही इनकी जो म्यूजिकल चेयर्स चलती रहेगी। बारी बारी ये लोग मुल्क को तबाह करते रहेंगे और लूटते रहेंगे। अब देखें ना, ये मैं कह रहा हूँ कि अवाम को जागना है और वो आप लोगों की फ्री मीडिया के ज़रिए और इसके ज़रिए होना चाहिए।
आप सिर्फ इनकी बातें आपस में मत कंपेयर करें। डॉक्टर साहब एक सवाल, इसके बाद मलक साहब आएंगे। एक आप कह रहे हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है, हफीज शेख साहब को हमने इंपोर्ट किया IMF से, शौकत तरीन साहब आए, तो ये क्या सब आते हैं हमें IMF का मकरूज बनाने के लिए कि हमें मसाइल से निकालने के लिए आते हैं? इनकी डायरेक्शन आप फरमा रहे हैं ठीक नहीं। जनाब देखें, स्टेट बैंक के रजा बैकर ले ले आप फाइनेंस। हाँ बिल्कुल, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे आए हैं, हफीज शेख साहब और ये शौकत तरीन साहब, ये दोनों पहले आजमाए हुए हैं पाकिस्तान में। इन दोनों ने इनके दौर में कभी भी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। शौकत तरीन साहब के वक्त में 7th NFC अवार्ड हुआ जिसने फेडरेशन को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से फेडरेल गवर्नमेंट के पास इतने कम रिसोर्सेज रह गए कि वो हर दफ़ा डेफिसिट करता रहता है, हर दफ़ा और कर्जे लेता रहता है। अगर आप कर्ज़ों की जो बुनियादी वजह देखें, वो 7th NFC से शुरू होती है और उसका आर्किटेक्ट शौकत तरीन साहब थे। अभी आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो हैरत इन लोगों पर नहीं होती, इनको तो कोई लाता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब के सो रहे हैं, ये तो कहते हैं कि नया पाकिस्तान ला रहे हैं, ये तो पुराने लोग ला रहे हैं। जब पुराने लोग ला रहे हैं तो नया पाकिस्तान कहाँ से आएगा? हमने तो वोट डाला था इमरान खान के लिए कि ये कोई ऐसे लोग लाएगा जो कौम और मुल्क के फायदे में फैसले करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी पुरानी लॉबीज हैं। डॉक्टर साहब आपकी ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखते हैं एज ए एक्सपर्ट, मैं एज ए पोलिटिकल नहीं आपसे बात कर रहा, एज ए एक्सपर्ट आपके सामने 3 जमातें हैं, PTI है, नवाज शरीफ की जमात है, पीपल्स पार्टी है। इन पार्टीज़ में ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स है क्या, इसका विजन क्या है, इसके इश्यूज़ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इज़ देयर एनी होप कि हम इस तरह ही बार बार इस साइकिल में बारी बारी इन तीनों से जूतियाँ खाते रहेंगे आम लोग? क्या होगा, किधर हम जाएंगे फिर? अफसोस से कहना पड़ता है इनमें नहीं है। आप देख रहे हैं, इनकी देखें ना, इनकी गुफ्तगू से नहीं पता चलता कि इनको इसकी समझ ये है कि भाई इसको ठीक कैसे करना है, और ना ही इनके पास ऐसे लोग हैं जो इनकी फाइनेंशियल सेक्टर को जो डील करने वाले हों, जिनको इन चीज़ों का समझ हो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में कहा कि जिस तरह लोग कहते हैं कि वॉर इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, मैं कहूँगा इकॉनमी जो है ये इतनी अहम चीज़ है कि ये खाली पॉलिटिशियंस के पास नहीं छोड़ सकते हम। इन्होंने 70 साल में जहाँ हमें पहुँचाया। मैं बड़ी साहब एक अर्ज़ करूँ कि 1966 में हम साउथ कोरिया के बराबर थे इकॉनमी वाइज। उनके लोग यहाँ पर आए, देखे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर यही पॉलिसीज हमारी रहती हैं तो आने वाले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में महंगाई और बेरोजगारी और डॉलर, ये 3 कहाँ जाएंगे? देखें, आज भी ये सारे हवास बाख्ता हो चुके हैं। ऐसे ये लोग फॉर्मूले प्रेजेंट कर रहे हैं जो इक़्तिसादियात के मुताबिक बिल्कुल उलट पुलट है। साल के बाद अगर ये इसी डायरेक्शन में रहे, मेरे ख्याल में तो यहाँ पर एक सोशल अपहीवल आने लगा है, बिल्कुल सोशल अपहीवल। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मैं वक्त कम है, मैं आपसे एक अभी आपने स्टेटमेंट दी कि इकोनॉमिक्स शुड बी लेफ्ट टू दी एक्सपर्ट्स एंड ये जो है मोइन कुरैशी से शुरू हो जाएं। शौकत अजीज आया, हफीज शेख आया, खैर डार साहब की तो बात ही क्या करें, वो तो एक ख़ानदान के थे। हजूर वाई डोंट वी चैलेंज दिस जो ये निज़ाम है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, प्राइवेटाइजेशन कहीं डिलीवर नहीं किया उसने, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, पैसा नीचे नहीं आया, ऊपर गया, और इवन पेंडेमिक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर चले गए। वाई डोंट वी चैलेंज दिस सिस्टम और पैरेलल निज़ाम की क्यों नहीं सोच करते? मुझे ये लगता है ये सारे जितने आए हैं ये सारे ज़हनी माजूर थे और इनको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने माजूर बनाया है। डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं इनके सपोर्ट के लिए मैंने बात नहीं की, मैं इनकी जो वो है उसको तो मैं पहले क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो इनके फैसले हैं ना, ये तो हमारे सियासी फैसले होते हैं, ये तो सिर्फ उनको एक शक्ल देते हैं, ये उनको सूट पहनकर उनका मुंह बने हुए। बात ये नहीं है कि इनके जो भी खसारे हैं ये तो सारे इनको पॉलिटिकल डिमांड्स होती है इनकी पॉलिटिकल लीडर्स की। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो जो फैसले हैं वो आप इक्तिसादियात के
असूलों के मुताबिक करें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप इंपोर्ट करें। इंपोर्टेड जो आदमी होते हैं उनको पाकिस्तान के हालात का क्या पता होता है। यहाँ पर आपके पास क्यों नहीं है आपके पास इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में, लेकिन जो भी है, जो भी मशवरे होते हैं, ये खुलकर पार्लियामेंट में इन पर डिबेट हो तो आखिर में एक बजट स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। हम टैक्स नेटवर्क को क्यों ठीक नहीं लाते कि लोग इस नेटवर्क में आए और उसकी टैक्स से गरीब आदमी पर लगाया जा सके? क्या वजूहत है इसकी? नहीं, बिल्कुल ये जो टैक्स का जो इशू है ये बिल्कुल है। देखिए पाकिस्तान में जो टैक्स देने का जो क्या कहता हूँ रिवाज है, ये कोई नया ही है। लोग बड़े दीनी लोग, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन टैक्स को अवॉइड करते हैं, समझते हैं ये कोई गुनाह नहीं है। हमें ये इस चीज़ को सामने लाना है। हमारे जो हर किस्म की, एक तो हमारे टैक्स रेट्स इतने ऊंचे हैं कि इन रेट्स पर एक नया निज़ाम लाना बड़ा मुश्किल है। आप GST को 17 से 5 या 6% पर लाएँ, देखें ये टैक्स नेट फैलता है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, ये आपने टैक्स की बात भट्टी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। मैं टैक्स देना चाहता हूं, सड़क मेरी कोई नहीं है। मैं टैक्स देना चाहता हूं, स्कूल में बच्चे को फीस मैंने देनी है। अस्पताल में जाके मैंने अपना गला कटवाना है, मैं वैसे ना मरूं, फीस उसकी फीस दे के मर जाऊंगा। नो फैसिलिटी, नो सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और अशराफिया खुद खैर ज़रूरत नहीं है, उनके अपने 5-7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं। तो एक आम आदमी को जब आप कुछ भी नहीं दे रहे और 70-80% आप उससे विदहोल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, तो आम आदमी कहता है यार मैं अपने पास पैसे रखूं। डॉक्टर साहब, ये विदहोल्डिंग टैक्स भी टैक्स ही है। आपसे जनाब उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया विदहोल्डिंग टैक्स के जरिए। ये उन पर लाजिम है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं है कि आप वोट डाल दें और फिर उसके बाद उनको छोड़ दें जो उनकी मर्जी हो। अगर ये अवाम उठकर अपने जो राइट्स हैं वो डिमांड करें तो फिर ये निज़ाम, और जब आप टैक्स भरोगे तो फिर आपको ज़्यादा चोट आएगी, तो फिर आप ज़्यादा शोर मचाओगे। जो टैक्स नहीं भरता वो कहता है कि मैं तो इसलिए नहीं भरा कि मुझे कुछ मिलता नहीं है, उसको फिर परवाह नहीं है कि उसको कुछ मिले या ना मिले, वो खुद बंदोबस्त कर रहा है। लेकिन जो लोग टैक्स भरते हैं और उनको भी ना मिले तो वो फिर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं। ये सिर्फ वोटिंग राइट नहीं होता, स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन भी एक वोटिंग राइट है। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी लम्हे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मामला है? ये इस पे बड़ा बात होती है, ये बढ़ गया, कम हो गया, डज दैट मैटर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा इसका ये एक हमारी पॉलिसीज़ की फेलियर, उसकी एक निशानी है। ये याद रखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? वो ये होता है कि अगर मुल्क के अंदर जो खर्चने की जो कुव्वत है वो हमारी आमदन से ज़्यादा हो, खर्चे हम ज़्यादा, आमदन कम हो, तो वो खर्चे कहाँ जा रहे हैं? वो बैरूनी इम्पोर्ट्स पर जा रहे हैं। और वो करंट अकाउंट यानी कि बैनुल अक़वामी जो आपकी जो खरीदो फरोख्त है उसका बैलेंस है, वो डेफिसिट होता है। आखिर आप बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, वो किस चीज़ से मंगवाते हैं? डॉलर से मंगवाते हैं। जब आपके पास रिजर्व ही नहीं है तो आपने वो डॉलर जो है वो कहाँ से लेंगे? आप कर्जे ले रहे हैं और कर्ज़ों पर आप बैनुल अक़वामी चीज़ें खरीद रहे हैं। इस तरीके से आप बैनुल अक़वामी मकरूज़ होते जा रहे हैं। एक तो अपना मुल्क के अंदर कर्जा है जब बजट डेफिसिट होता है और आपने बैंकों से और लोगों से कर्जे लिए, एक है कि इंटरनेशनल आप कर्जे ले रहे हैं, तो हम मकरूज़ होते जाते हैं। हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जो है बड़ी महारत से अपनी इस पर डाली और कुछ बातें शायद हमारी समझ में भी आएँ, सरकार की समझ में भी आ जाएँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।